Okay, start. Hello guys. Hello. Welcome to Unacademy, India's largest learning platform. Let's crack GATE and ESE with India's largest learning platform with me. मेरा नाम सजल मित्तल एंड मैंने IIT कानपुर से अपना एमटेक किया जियो टेक्निकल स्पेशलाइजेशन में। उसके बाद मेरे पास 4 इयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस भी है। इसके साथ साथ मैंने कई बार गेट भी क्रैक किया, 250 रैंक है, 200 रैंक, 150 रैंक, और मैंने क्या कहते हैं PSU में भी काम किया थ्रू गेट। आप देख पा रहे हो इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड विच इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। इसके अलावा मैंने इंजीनियरिंग सर्विस भी क्रैक किया 2018 में और मेरी रैंक थी 103। सो यहाँ पर आप मेरे संग अच्छी गाइडेंस बनेंगे, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। आप अनअकैडमी आप ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आप सीधे प्ले स्टोर पर जाइए, ठीक है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद वहाँ पर आप इंस्टॉल कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप। उसके बाद आप उसमें अपना कोर्स सेलेक्ट करिए। कोर्स देखिए मैं बता रहा हूँ कैसे सेलेक्ट करना है। आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे गए, ठीक है, और वहाँ पर जाके आपने ये देखिए आपको जो भी कोर्स करना हो, जैसे हम लोग स्टडी कर रहे हैं गेट एंड ESE का, तो वहाँ पर सीधे अपना गेट एंड ESE कोर्स को सेलेक्ट करिए और आगे कैरी हो जाइए। अब ठीक है, आप अनअकैडमी जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कई सारे सब्सक्रिप्शन लेने को आ रहे होंगे, ठीक है, 1, 3, 6 एंड 12 मंथ। सो सिंपल, जो बहुत सीरियस स्टूडेंट्स हैं और जिन्हें ESE क्रैक करना ही है, जो सिर्फ ऐसे टाइम पास के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लीजिए। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये कोर्स बहुत ज़्यादा है और आपका इससे कम में कोर्स नहीं हो पाएगा। जो भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं और जो अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिए एटलीस्ट, ठीक है। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है आपका 25,000 का ओनली, जो कि कई सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट से बहुत ज़्यादा रीजनेबल है, बहुत ज़्यादा। और अगर आप मेरा कोड ये मेरा कोड दिया है SMYT, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कोड, दिस कोड, अगर आप मेरा ये SMYT कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट में मिलेगा। तो ये 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको 22,500 का पड़ेगा। ये अगर फाइनल ईयर में कोई स्टूडेंट है तो उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन होता क्या है कि आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि बच्चा पहले 3rd ईयर से तैयारी स्टार्ट कर देता है। तो उसके लिए उनके लिए भी हमारे पास एक अलग से सब्सक्रिप्शन है, वो है 24 मंथ सब्सक्रिप्शन, मतलब 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन। देखिए 1 ईयर के और 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन में केवल 5,000 का डिफरेंस है, ओनली 5,000 डिफरेंस, ठीक है। और इसमें भी अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे SMYT तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि ये 2 इयर्स का पूरा कोर्स आपको केवल कितने में मिल जाएगा, 27,000 में। देखिए एडवांटेज ये है अनअकैडमी ज्वाइन करने का, आप एक ही सब्सक्रिप्शन से आप कई सारे सब्जेक्ट, जितने भी अनअकैडमी में सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, सारे ही सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं सिविल के, जो कि आज के लॉकडाउन के टाइम पे आपको ऑनलाइन टीचिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और इतने रीजनेबल रेट्स में आपको पूरे अपना सिलेबस कवर होने को मिल जाएगा। अब मैं 2 ईयर पे ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ बेटा, बहुत ध्यान से समझिएगा कि होता क्या है कि किसी का एक बार में सिलेक्शन हो जाता है और अनफॉर्चुनेटली कोई बच्चे रह जाते हैं सिलेक्शन लेने से। तो जिनका सिलेक्शन पहली बार में नहीं हो रहा है, अगर वो दोबारा करेंगे तो डेफिनेटली उनका सिलेक्शन होगा। मेरे को देख लीजिए, मैंने 2-3 बार प्रिपरेशन करी है क्योंकि मैं वर्किंग में था, मेरा एक बार में नहीं हो रहा था, ठीक है। तो मैंने अपने अब क्या कहते हैं, मैंने कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज देखे और उसके बाद खुद से पढ़ पढ़ के मैंने उसका सिलेक्शन ले लिया। इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, जिनका पहले साल में हो गया तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन होता क्या पहले साल में, चलो ये सपोज रैंक अच्छी नहीं आई, वो डिपार्टमेंट को चेंज करना चाहता है, तो उसका ये वाला कोर्स नेक्स्ट ईयर भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसलिए बेटा बहुत कम डिफरेंस है अमाउंट का, ठीक है। तो इसलिए गो फॉर 24 मंथ्स सब्सक्रिप्शन। तो मैं यहाँ पर आपको जियोटेक पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। एक वीडियो में ऑलरेडी लॉन्च कर चुका हूँ, स्ट्रेटेजीज टू क्रैक गेट एंड ESE, जिसमें मैंने स्ट्रेटेजीज भी बताई हैं और थोड़ी सी सॉइल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस भी किया और एंड में प्रॉब्लम्स भी प्रैक्टिस करी है। उसे आप जरूर देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि प्रॉब्लम्स को किस तरीके से अप्रोच किया जाता है, ठीक है। और एग्जाम में किस तरीके से प्रॉब्लम पूछते हैं तो हम लोग किस तरीके से एकदम से घबराने लगते हैं, तो हमें पहले क्या क्या करना है एग्जाम में उन प्रॉब्लम्स को क्रैक करने के लिए। तो इस पर थोड़ा सा जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वो एक वीडियो मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। आज हम स्टडी करेंगे इसमें सॉइल क्लासिफिकेशन की, ठीक है, कि कौन कौन सी सॉइल्स होती हैं और सॉइल को किस तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सॉइल क्लासिफिकेशन में देखिए, सॉइल हमारे पास 2 तरीके की होती है बेसिकली, हमेशा ध्यान रखिएगा। 2 तरीके की सॉइल होती हैं, एक तो कोर्स ग्रेन सॉइल, कोर्स ग्रेन सॉइल, और दूसरी जो सॉइल होती है वो होती है फाइन ग्रेन सॉइल। कोर्स
कोर्स ग्रेन सॉइल एंड फाइन ग्रेन सॉइल। ठीक है, इसके बीच में एक दीवार होती है जो इस सॉइल को क्लासिफाई करती है कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन सॉइल में। वो दीवार होती है 75 माइक्रोन सीव की। इसको हम लोग 0.075 mm भी लिखते हैं। तो इसका मतलब अगर देखिए अब इन दोनों दीवारों को कैसे क्लासिफाई किया जाएगा। देखिए 75 माइक्रोन की एक दीवार, अगर कोई सॉइल, ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन 50% सॉइल रिटेन्ड मतलब रुक गई से 50% से ज्यादा की सॉइल रुक गई ऑन 75 माइक्रोन सीव। अगर 75 माइक्रोन सीव पे 50% से ज्यादा सॉइल रिटेन्ड कर गई तो वो कैसी सॉइल कहलाएगी? कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। वो कैसी सॉइल कहलाएगी? कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में CGS से भी रिफर करूंगा एंड में, ताकि ज्यादा हमें बार बार लिखना ना पड़े। उसी तरीके से अगली दूसरी है कि अगर मेरा 50% से ज्यादा सॉइल, अगर मेरी 50% से ज्यादा सॉइल, ग्रेटर देन 50% सॉइल पासिंग, अगर वो पास कर गई किसको? 75 माइक्रोन सीव को। ठीक है, 75 माइक्रोन सीव को अगर मेरी 50% से ज्यादा सॉइल अगर पास कर गई तो उसको मैं क्या बोलूंगा? फाइन ग्रेन्ड सॉइल। क्या बोलूंगा मैं बेटा? फाइन ग्रेन्ड सॉइल, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखूंगा? FGS। मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 50% से ज्यादा सॉइल अगर रिटेन्ड कर गई तो वो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, और 50% से ज्यादा निकल गई, पार कर गई, वो क्या होगी? फाइन ग्रेन सॉइल। बेटा ये तो बहुत ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो गया, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठे रहिए, मैं बताऊंगा एकदम। आप बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन आएगा सॉइल क्लासिफिकेशन का, आप बिल्कुल चुटकियों में कर पाएंगे। बस थोड़ा सा अभी पेशेंस रख के बैठे रहिए। देखिए मैं बताता हूँ किस तरीके से आगे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये सीव एनालिसिस में एक सीव एनालिसिस होता है, ठीक है, एक लैब टेस्ट है सीव एनालिसिस का, जिससे हम लोग ग्रेडेशन कर्व वगैरह भी ड्रॉ करते हैं, वो आगे देखेंगे। ठीक है, लेकिन सीव एनालिसिस में यहाँ पर फर्दर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो मैंने अनअकैडमी अपनी ऐप पे जो मेरे वहाँ पर लाइव लेक्चर चल रहे हैं उसमें मैंने ऑलरेडी उसमें काफ़ी ज़्यादा कवर किया हुआ है। ठीक है, सो जिसको भी सीव एनालिसिस के बारे में स्टडी करना है तो प्लीज़ लेट ज्वाइन अनअकैडमी। और मेरे संग आप जियो टेक्निकल प्लस बहुत अच्छे फैकल्टीज अब ऐड हो चुके हैं उसमें, बहुत बड़े बड़े फैकल्टीज जिसको आप बहुत अच्छे से जानते भी हैं। ठीक है, तो आप उनके संग भी क्या कहते हैं अलग अलग बड़े अच्छे सब्जेक्ट भी कवर कर सकते हैं, और सारे ही सब्जेक्ट उसमें अनअकैडमी में कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब हम स्टडी करते हैं कि कोर्स ग्रेन्ड सॉइल को हम लोग किस तरीके से क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। कोर्स ग्रेन्ड सॉइल को हम लोग कैसे क्लासीफाई करेंगे, तो ध्यान रखिएगा कि कोर्स ग्रेन्ड सॉइल भी कई तरीके की होती है। देखिए मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन ये किसी काम की नहीं है इतनी सारी सॉइल, हमारे काम की केवल दो ही सॉइल है। ठीक है, तो मैं आपको कोर्स ग्रेन्ड सॉइल लिखवा देता हूँ। बोल्डर, कोबल, ग्रेवल एंड सैंड। ये हमारी 4 तरीके की मेनली कोर्स ग्रेन्ड सॉइल होती है, जो जिसको हम लोग मेजर क्लासीफाई करते हैं। लेकिन हमारे काम की केवल 2 ही है। वो देखिए, सबसे पहला तो बात यही है कि हमें ज्यादा ज्ञान बटोरना नहीं है कि पता चला कि एग्जाम में आता नहीं है फिर भी बोल्डर कोबल सब याद करके आ रहे, नहीं, ज्ञान लेंगे बाद में। समझ में आ रहा है? हमें बस उतना पढ़ना है जितना एग्जाम क्रैक कर लें। तो बेसिकली एग्जाम क्रैक करने के लिए ये तो काम किए हैं, ग्रेवल एंड सैंड। ये तो मैंने इसलिए लिखवा दिया क्योंकि कुछ बच्चों होंगे, अरे सर ने तो वो बताया ही नहीं, अरे ये तो दिया हुआ था। बेटा वो इसलिए नहीं बताया जाता क्योंकि वो आता नहीं है, काम का नहीं होता। मैंने कल भी आपको जो पिछला वीडियो था उसमें बताया था कि हमें 80% अपने सिलेबस पे फोकस करना है, ना कि 20% वाले सिलेबस पे ज्यादा फोकस करना है। अगर आप 80% को ढंग से कर जाओगे, 20% को छोड़ भी जाओगे ना, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए इस सब चीजों में मत ध्यान दीजिए करिए कि फैकल्टी ने क्या नहीं पढ़ाया क्या नहीं, उसे भी मालूम है ना क्या आता है फैकल्टी को, इसलिए वो उतना ही पढ़ाता है जितना बहुत ज्यादा काम का है। ठीक है, तो अब देखिए सैंड और ग्रेवल। सैंड और ग्रेवल में क्या है कि अगर ये देखिए पहले बोल्डर का देख लीजिए, अगर मोर देन बोल्डर का साइज जो होता है वो मोर देन 300 mm होता है। 300 mm से बड़ा अगर कोई साइज है किसी रॉक का, सॉइल का, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बोल्डर हो जाएगा। कोबल का साइज होता है 80 mm से ज्यादा होता है,
80 mm से ज़्यादा होता है, ठीक है, कोबल का, लेकिन लेस देन होता है 300 mm से, ठीक है, वो होता है कोबल। ग्रेवल का क्या होता है, 4.75 mm से तो ज़्यादा होता है, ठीक है, ग्रेवल का, लेकिन 80 mm से कम होता है। वेरी गुड। सैंड, बेटा सैंड क्या होगा, वो पार्टिकल जो 4.75 mm से क्या हो, वो पार्टिकल जिसका साइज 4.75 mm से कम हो, वो भी सैंड। लेकिन बेटा किससे बड़ा होना चाहिए, 75 माइक्रोन से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, तभी वो कोर्स में आएगा। क्योंकि 75 माइक्रोन की हमने पहले भी पढ़ा था कि एक दीवार है 75 माइक्रोन की, जो कोर्स और फाइन को, ये देख रहे हैं दीवार, ये दीवार देख रहे हैं ना, ये वाली, हाँ, यही दीवार जो है वो कोर्स और फाइन को 75 माइक्रोन की, इन दोनों को डिवाइड करती है, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमारा ये क्लियर हो गया कि भाई इतने तरीके के सॉइल होती है, कोर्स और ग्रेन सॉइल। लेकिन देखिए मैंने वही बताया कि आपको ध्यान देना है केवल सैंड और ग्रेवल पे, वही एग्जाम में आता है, बाकी पे ध्यान नहीं देना है। तो सैंड और ग्रेवल को कैसे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास बेसिकली देखिए दो टाइप की सॉइल हो गई, कोर्स ग्रेन सॉइल, कौन कौन सी, ग्रेवल, एंड दूसरी कौन सी हो गई, सैंड। एक ग्रेवल हो गई और एक सैंड हो गई। तो ग्रेवल क्या है, इनके बीच में एक दीवार है, इनके बीच में एक दीवार है, वो कौन सी दीवार है, देखिए अभी आपको दिख रहा होगा 4.75 mm की दीवार है इनके बीच में। तो अगर कोई सॉइल जिसका 50% से ज़्यादा क्या हो जाए, रिटेन्ड हो जाए, किस पे, रिटेन्ड ऑन 4.75 mm सीप पर। अगर 4.75 mm के सीप पर अगर कोई सॉइल रिटेन कर जाती है 50% से ज़्यादा, तो वो क्या कहलाएगी, ग्रेवल कहलाएगी। और वही अगर लेस देन 50, या फिर मैं कहूँ ग्रेटर देन, अगर 50% सॉइल पासिंग 4.75 mm सीप, अगर 50% से ज़्यादा कोई सॉइल 4.75 mm को सीप को पास कर जाती है, तो वो क्या कहलाएगी, सैंड कहलाएगी, सैंड। तो अब बेटा ये ग्रेवल और सैंड इस तरीके से ये पता चल गए। अब इनमें भी ना एक ग्रेडेशन होता है, मतलब ये सॉइल या तो वेल ग्रेडेड सॉइल कहलाई जाती है या पुअरली ग्रेडेड। वेल ग्रेडेड सॉइल वो सॉइल होती है जिसमें हर तरीके के पार्टिकल उसमें पाए जाते हैं। तो वेल ग्रेडेड सॉइल, ग्रेडेशन हमें पता करना है, ग्रेडेशन हमें पता करना है कि क्या कहते हैं कि ये जो सॉइल है इनका ग्रेडेशन कैसा है, कि भाई ये ग्रेडेशन भी हमारे दो तरीके के होते हैं, मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन से होते हैं। बहुत लोगों ने बहुत सारे दुनिया भर के ग्रेडेशन पढ़े होंगे, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उन पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ग्रेडेशन हमारे दो तरीके के होते हैं केवल। पहला होता है वेल ग्रेडेड सॉइल, जिसके हम लोग W से डिनोट करते हैं, और जो होता है, एक होता है पुअरली ग्रेडेड सॉइल। बेटा ये दो ही तरीके की सॉइल होती है ग्रेडेशन में, ठीक है। वो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड और ये ग्रेडेड, वो ग्रेडेड भी सारे केवल किस में आते हैं, सब इसी में आते हैं, पुअरली ग्रेडेड सॉइल, ठीक है। पुअरली ग्रेडेड सॉइल भी दो तरीके की हो जाती है। अगर कोई यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, तो भी वो पुअरली ग्रेडेड है। और अगर कोई गैप ग्रेडेड है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ गैप ग्रेडेड और यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, तो भी वो पुअरली ग्रेडेड है। मैं बता दे रहा हूँ वेल ग्रेडेड वो सॉइल जिसमें हर तरीके के पार्टिकल, हर साइज के पार्टिकल आपको मिलेंगे, थोड़े थोड़े हर प्रोपोर्शन में। और पुअरली ग्रेडेड वो जिसमें इस तरीके का वेल ग्रेडेशन ना हो। तो इसका मतलब अगर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है, मतलब एक ही साइज के पार्टिकल उसमें बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है। और गैप ग्रेडेड क्या होता है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर साइज का पार्टिकल उसमें पूरा मिसिंग है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा गैप ग्रेडेड सॉइल हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब पुअरली ग्रेडेड होते हैं। तो इसी के लिए सैंड और ग्रेवल में अगर मैं गैप ग्रेडेड की और पुअरली ग्रेडेड की बात करूं, तो एक टर्म हम लोग यूज करते हैं, CU, इसको बोलते हैं हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। और एक टर्म होता है हमारा CC, ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, क्यों, ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे इसके बारे में। और जिसको बहुत ज़्यादा डीप बहुत अच्छे से पढ़ना है, प्लीज़ ज्वाइन अन अकेडमी,
उसमें मैंने सबके बारे में बहुत ज़्यादा डीप स्टडी की हुई है और बहुत अच्छे से मैंने वहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ CU की, विच इज़ द यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट। ये बताता है कि उसमें कितना यूनिफॉर्म है पार्टिकल। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है d60/d10। बताऊंगा भी d60 और d10 क्या होता है। ठीक है, और CC को बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। इसका फॉर्मूला होता है हमारा d30 स्क्वायर, ठीक है, अपॉन d60 इंटू d10। ठीक है, वेयर d60 को हम लोग बोलते हैं साइज ऑफ पार्टिकल at which 60% of particles are finer than this size। ये समझ में नहीं आ रहा होगा किसी को, मैं बता दे रहा हूँ। हमने सीव एनालिसिस करी। अब सीव एनालिसिस में करिए, सपोज करिए कि 100 ग्राम का आपका 100 ग्राम की सॉइल है टोटल। सीव एनालिसिस करिए, रिसीव एनालिसिस कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये रिसीव एनालिसिस करी, ठीक है, 100 ग्राम सॉइल थी। ठीक है, और अब हमने देखा कि जब हमने एनालिसिस करी तो कुछ 100 ग्राम में 10 ग्राम यहाँ रह गई। ठीक है, 30 ग्राम यहाँ आ गई और 60 ग्राम यहाँ आ गई। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे हैं कि 60% ऑफ द सॉइल किसके नीचे है, इस वाले सीप के नीचे आ रही है। तो इसका मतलब जो इस सीप का जो साइज होगा, इस सीप का जो भी साइज होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, d60 के बराबर हो जाएगा। समझ में आया फिर से कि 60% ऑफ द पार्टिकल्स फाइनर देन दिस साइज, वही हमारा क्या है, d60 है। इसी तरीके से d30 में क्या होगा साइज ऑफ पार्टिकल, वही सेम साइज ऑफ पार्टिकल एट विच क्या 30% of particles are finer than this size। समझ में आ गया। तो वही अगर सपोज करिए ये देख रहे हैं क्या कहते हैं 100 ग्राम का, देखिए 30 ग्राम यहाँ निकला हुआ है, 30 ग्राम यहाँ पर निकला हुआ है, 30 ग्राम यहाँ पर निकला हुआ है। तो इसका मतलब d30 क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, d60 ये हो जाएगा। ठीक है, और d10 अगर सपोज करिए यहाँ एक और सीव होती, यहाँ एक सीव और होती, d30 ये नहीं होगा बेटा, d30 ये नहीं होगा, ये तो केवल 30 है। 1 मिनट में बता रहा हूँ, देखिए d30 ये नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ क्या होगा। d30 बता रहा हूँ अभी, देखिए 60% का तो क्लियर है कि भाई इसके नीचे कोई सॉल्व नहीं आ रही है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ इस साइज पे, तो यहाँ पर देखिए 30 ग्राम भी इससे फाइनर है इस वाले से, और 60 ग्राम भी इससे फाइनर है। इसका मतलब यहाँ पर टोटल 90% ऑफ द सॉइल फाइनर हो गई इससे। तो 30% जो सॉइल आएगी कोई फाइनर होगी, तो वो इसके नीचे एक पार्टिकल या फिर यहाँ पर कुछ और होगी सॉइल। मुझे लगता नहीं है इसमें 30% आप निकाल पाएंगे, क्यों, क्योंकि 60% इससे ज़्यादा फाइन हो गई। अगर आपको 30% और चाहिए तो एक छोटी सी सीव और लगानी पड़ेगी, जिससे आप पता कर सकेंगे कि उसके नीचे, सपोज करिए कि मैं एक एग्जाम्पल के साथ दे लेता हूँ, बहुत सिंपल सा एक एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, वरना आप कंफ्यूज होते रहेंगे। ऐसा इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, मैं बता देता हूँ, बिल्कुल बहुत आसान है। ये सीव बनाया था इसलिए थोड़ा सा वो हुआ, वो हो गया आगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। देखिए कोई एक सीव है जिससे सॉइल पास हुई, यहाँ पर आई 10, ठीक है, यहाँ पर नीचे से पास हो गई 10 आई, 100 ग्राम थी, ठीक है, टोटल 100 ग्राम थी, यहाँ 20 ग्राम आई, ठीक है, यहाँ 30 ग्राम है। अब समझ में आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको सबको, ठीक है। कितना हो गया ये 60 या 20 ग्राम ले लो, और इसके ऊपर यहाँ पर रहेगी 20 ग्राम रहेगी, ठीक है। टोटल कितनी थी, 100 ग्राम थी। अब वो कह रहा है कि d60 वो साइज ऑफ द पार्टिकल जिससे 60% क्या हो, सॉइल फाइन हो। तो 60% देखिए 100 में से 60 ग्राम फाइन होनी चाहिए, तो 60 ग्राम देखिए कहाँ पर फाइन हो जा रही है, यहीं पे, मतलब 40 ग्राम इससे ऊपर रह जा रही है। तो इसका मतलब ये तो d60 हो गया। अब d30 कह रहा है कि वो पार्टिकल साइज मतलब पार्टिकल का वो साइज जिससे पार्टिकल्स क्या हो, 30% फाइनर हो। तो बेटा देखो 30% का फाइनर हो रहे हैं, यहाँ पर कितने रह गए, 70 ऊपर रह गए, बाकी के 30 यहाँ पर है। तो d30 क्या होगा, ये वाला साइज होगा सीप का। अब इससे नीचे देखिए d10 केवल 10 ग्राम ही नीचे जा रहा है, 90 बाकी के ऊपर है गया, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनर। इससे फाइनर कितना ग्राम है, केवल 10 ग्राम ही है, तो ये हो जाएगा d10। मुझे लगता है अब सबको क्लियर हो गया होगा। तो d10 क्या है, साइज ऑफ द पार्टिकल, वही सेम
एट विच 10% ऑफ द पार्टिकल सेम 10% ऑफ द पार्टिकल आर फाइनर देन दिस साइज। तो ये तो हो गया हमारा CU और CC के लिए फॉर्मूला। और ये अब देखिए सैंड और ग्रेवल को हम लोग कैसे क्लासीफाई करते हैं। अगर सैंड है ठीक है, तो उसके लिए हमें पता है कि भाई सैंड अब हमने निकल लिया। सबसे पहले तो ये पता कर लिया कि वो सैंड है कि ग्रेवल है, कैसे 4.75 mm सीप से। लेकिन ये सैंड भी अगर वेल ग्रेडेड है कि नहीं, फॉर वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए वो भी सैंड, फॉर वेल ग्रेडेड सैंड के लिए हमारा CU की वैल्यू ग्रेटर देन 6 होनी चाहिए और CC की वैल्यू हमारी होनी चाहिए 1 से 3 के बीच में, ठीक है, फॉर वेल ग्रेडेड सॉइल। और यही अगर मैं ग्रेवल हमारा अगर सपोज करो कि हमारा 50% से ज़्यादा रिटेन्ड हो जाए 4.75 mm पे, तो हमारा ग्रेवल निकल आया था, सिंपल सा ग्रेवल निकल आया था। और फॉर वेल ग्रेडेड, यहाँ पर लिख देता हूँ, फॉर वेल ग्रेडेड सैंड, फॉर वेल ग्रेडेड ग्रेवल, फॉर वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए CU की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 4 होनी चाहिए और CC की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, CC की वैल्यू होनी चाहिए हमारी 1 से 3 के बीच में। अगर इसके अलावा कोई और वैल्यू आ रही है, अब आप कोई कहेगा अरे सर सैंड निकल आया लेकिन मेरी CU की वैल्यू 5 आ गई, बेटा तो 5 तो 6 से कम है ना, तो सिंपल सी बात है पुअरली ग्रेडेड हो गया। तो वेल ग्रेडेड है तो यही कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, अगर पुअरली ग्रेडेड है तो ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी सॉइल देखिए कितनी क्लासीफाई हो गई। सैंड को हम लोग नाम देते हैं S से, ग्रेवल को नाम देते हैं हमारा G से, वेल ग्रेडेड के लिए हम लोग नाम देंगे W, पुअरली ग्रेडेड के लिए नाम देंगे हम लोग P, ठीक है। तो हमारी इस तरीके से सॉइल कितनी हो गई, अगर वेल ग्रेडेड सैंड है तो SW, पुअरली ग्रेडेड सैंड है तो SP, वेल ग्रेडेड ग्रेवल है तो GW और पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल है तो GP। तो इस तरीके से हमारी 4 तरीके की सॉइल क्लासीफाई होंगी कोर्स ग्रेन के लिए। समझ में आ रहा? बेटा मैं फिर से कह रहा हूं, कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। कोर्स ग्रेन सॉइल क्लासीफाई करने के लिए केवल 2 सॉइल याद रखनी है, मैं फिर से बता दे रहा हूं, एक ग्रेवल और एक सैंड। उनको क्लासीफाई करने के लिए हमारे पास बीच में एक मार्जिन है 4.75 mm का। अगर 50% से ज़्यादा 4.75 mm पर रिटेन्ड हो जाए तो वो ग्रेवल है, और 50% से कम अगर रिटेन्ड हो रही है 50% से ज़्यादा मतलब पास हो जा रही है तो वो क्या सैंड। अब ये सैंड और ग्रेवल क्लासीफाई हुआ है। अब इसमें भी हमें इनके ग्रेडेशन के बारे में बताना है कि वो वेल ग्रेडेड है कि पुअरली ग्रेडेड है। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाएगा, CU और CC। अगर CU की वैल्यू ग्रेटर देन, अगर मैंने सैंड निकलाया तो अब हम उसको ग्रेडेशन चेक करेंगे। अगर CU की वैल्यू ग्रेटर देन 6 आ रही है और CC की वैल्यू 1 से 3 के बीच में आ रही है तो वो क्या आ गया, वो क्या हो गया, वेल ग्रेडेड सैंड हो गया। और अगर हमारा ग्रेवल निकल के आ रहा है, अगर ग्रेवल निकल के आ रहा है तो उसमें वेल ग्रेडेशन के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, CU इज ग्रेटर देन 4 और CC बिटवीन 1 से 3 के बीच में। तो यही होना चाहिए कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। तो ये तो हमारा क्लासिफिकेशन था कोर्स ग्रेन सॉइल का, सॉरी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं फाइन ग्रेन सॉइल, जो को वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लोगों को कंफ्यूज भी करता है, ठीक है। फाइन ग्रेन सॉइल का हम लोग क्लासीफाई करेंगे। फाइन ग्रेन सॉइल क्लासीफाई करने के लिए हमारे पास एक चार्ट गिवन है, ठीक है। इसको हम लोग एटरबर्ग चार्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग एटरबर्ग चार्ट भी कहते हैं, या फिर एटरबर्ग चार्ट नहीं तो प्लास्टिसिटी चार्ट भी कहा जाता है। प्लास्टिसिटी चार्ट भी इसको कहा जाता है, एटरबर्ग चार्ट या फिर प्लास्टिसिटी चार्ट भी कहा जाता है। इसको एटरबर्ग चार्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि एक साइंटिस्ट थे एटरबर्ग, उन्होंने ही इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। तो अब आ गया हमारे पास फाइन ग्रेन सॉइल। तो फाइन ग्रेन सॉइल निकालने के लिए, फाइन ग्रेन सॉइल पता करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए इसके बारे में, एटरबर्ग चार्ट के बारे में। एटरबर्ग ने एक चार्ट दिया जो कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP, ठीक है। IP को लिखते हैं हम लोग लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट से लिखते हैं। और दूसरा टर्म दिया है इन्होंने लिक्विड लिमिट के बीच में, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बीच में इन्होंने एक कर्व दिया, ठीक है। और एक लाइन ड्रॉ करी जिसका नाम दिया इन्होंने ए लाइन, और उस लाइन की इक्वेशन दी, ए लाइन की इक्वेशन थी हमारा IP इक्वल्स टू 0.73 WL-20,
ठीक है, उन्होंने एक इक्वेशन दी IP इक्वल्स टू 0.73 WL-20 और बोला कि इफ हमारे पास जो कंडीशन है, सपोज करिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है WL दिया हुआ है, WP दिया हुआ है, ठीक है, और हमने वहां से क्या निकाला, IP की वैल्यू निकाली और फिर उसी WL को मैंने यहाँ पुट करा और इससे मैंने एक IP की वैल्यू निकाल ली। तो हमने जो कैलकुलेट करी IP की वैल्यू WL माइनस WP से, अगर वो ग्रेटर देन आ रही है इस वाले फॉर्मूले से, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर। अगर इस लाइन के ऊपर हमारा कोई पॉइंट लाई करता है तो वो हो जाती है क्ले। और वही अगर इफ अगर IP जो हमने क्वेश्चन से कैलकुलेट करा वो आया हमारा 0.73 WL-20, ठीक है, इससे कम आया, तो इसका मतलब पॉइंट मेरा कहाँ लाई करेगा, नीचे की तरफ लाई करेगा। तो यहाँ पर मैं सॉइल को नाम देता हूँ या तो सिल्ट, क्ले को बेटा C से लिखते हैं, सिल्ट, इसको मैं नाम दूंगा सिल्ट, इसको हम M से लिखेंगे, ठीक है, और या फिर और ऑर्गेनिक क्ले, ठीक है, इसको नाम देते हैं O। बेटा हमें ऑर्गेनिक क्ले के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना, क्योंकि अभी तक मैंने ये देख लिया एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो या तो सिल्ट के लिए आए हैं या फिर क्ले के लिए, ऑर्गेनिक के लिए नहीं आया। अगर कोई आता भी है तो उसमें सिल्ट ऑप्शन नहीं होगा, वहां पर क्या ऑप्शन गिवन होगा, ऑर्गेनिक क्ले गिवन होगा, तो आप ऑर्गेनिक क्ले लगा देंगे, तो उसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया सिल्ट और क्ले में डिफरेंशिएट। और तो सिल्ट को हम लोग M से डिनोट करते हैं, क्ले को C से डिनोट करते हैं, ऑर्गेनिक क्ले को हम लोग O से डिनोट करते हैं। फर्दर ये और फर्दर क्लासीफाई होता है इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी जो और क्लासीफाई होता है। कंप्रेसिबिलिटी हमारी 3 तरीके की होती है इसमें, हाई, मीडियम एंड लो, हाई मीडियम एंड लो कंप्रेसिबिलिटी। तो देखिए बेटा ध्यान से देखिएगा, अगर मेरा लिक्विड लिमिट की वैल्यू 35 से कम आएगी, ठीक है, मतलब सपोज करिए आपको पता चल गया कि भाई ये जो क्ले है ऊपर आ रहा है और उसमें आपने लिक्विड लिमिट की वैल्यू देखी वो आ रही है 25 सपोज, तो आपका सॉइल कैसा हो जाएगा, हाईली कंप्रेसिबल क्ले, तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं H से, ठीक है। और अगर मीडियम है, मीडियम या फिर इसको हम लोग इंटरमीडिएट भी लिखते हैं, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल, तो उसके लिए एक और दिया है जिसमें अगर WL की वैल्यू 35 से 50 के बीच में आएगी तो इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल होगा। और अगर, फिर से बता रहा हूं, अगर मेरा, सॉरी गलती हो गई है, कि अगर मेरा लिक्विड लिमिट की वैल्यू 35 से कम आएगी तो मेरा लो कंप्रेसिबल होगा, मैंने हाई लिख दिया था गलती से, ठीक है। और अगर वही मेरा अगर क्या कहते हैं 35 से 50 के बीच में आएगी, ठीक है, 35 से अगर 50 के बीच में आती है तो वो मेरा होगा इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल, जिसको हम लोग I से डिनोट करते हैं, ठीक है, या फिर मीडियम, लेकिन डिनोट हम I से करेंगे। और अगर यही मेरा लिक्विड लिमिट अगर 50 से ज़्यादा गिवन है तो उसको मैं कैसे डिनोट करूंगा, H से, हाईली कंप्रेसिबल। इसका मतलब मेरी सॉइल यहाँ पर कितनी तरीके की हो चुकी है, CH, CI एंड CL। और बेटा सिल्ट पे ध्यान देंगे हम लोग, MH, MI और ML, ठीक है, ये हमारी मेनली इतने तरीके की हमारी सॉइल हो गई है, ठीक है। तो अभी हमारा हमने ये कोर्स ग्रेन सॉइल को और फाइन ग्रेन सॉइल को दोनों को अलग अलग हमने क्लासीफाई कर लिया। लेकिन बेटा आप इमेजिन करो, जब आप साइट पे जाते हो तो आप क्या सॉइल को कभी भी इमेजिन किया कि क्या वो केवल कोर्स ग्रेन होती है, नहीं, उसमें सब तरीके का मिक्सचर होता है, सारा मिक्सचर होता है उसमें, ठीक है। जब उसमें सारा मिक्सचर होगा, ठीक है, तो उसमें ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्या कहते हैं, कि केवल आपको कोर्स ग्रेन मिले या फाइन ग्रेन मिले। तो उसी के लिए हम लोग आगे भी पढ़ेंगे कि जब दोनों चीजें मिलेंगी तो उसको हम लोग कैसे क्लासीफाई करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक चीज और पढ़ते हैं कि इसमें यहाँ पर एक बाउंड्री लाइन क्लासिफिकेशन भी होता है, ठीक है। क्या होता है, बाउंड्री लाइन क्लासिफिकेशन। अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू 4 से 7 के बीच में होती है, अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू 4 से 7 के बीच में आएगी, ठीक है, यहां कर लेते हैं, अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू 4 से 7 के बीच में आएगी तो वहां पर 4 से 7 के बीच में अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू आती है
तो वहाँ पर बाउंड्री लाइन क्लासिफिकेशन होता है। बाउंड्री लाइन क्लासिफिकेशन को हम लोग डिनोट करते हैं CL और ML से। CL एंड ML से हम लोग बाउंड्री लाइन क्लासिफिकेशन को डिनोट करते हैं। क्यों? क्योंकि लो कंप्रेसिबल में तो वैसे ही है, लेकिन बाउंड्री में क्या है, इसमें आपको थोड़ा सा सिल्ट और क्ले दोनों ही मिलेगा, इसलिए हमने इसको कैसे क्लासीफाई करा है बाउंड्री लाइन से, CL एंड ML। बेटा बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं इस पर, इसलिए इस बात को जो मैं अलग से बताता हूँ उसको बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कैसे क्लासीफाई करेंगे CL एंड ML से। चलिए, तो आज का लास्ट टॉपिक में थोड़ा सा हम लोग ढंग से डिस्कशन करेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन आपके गलत ना हो। ठीक है, जो मैं बताता जाऊँ, जिस तरीके से बताता जाऊँ, उसको बिल्कुल आप दिमाग में रख लीजिएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा। मैं बता रहा हूँ आपके कहीं गलत नहीं होगा। ठीक है, तो मैं 2-3 नाम दे रहा हूँ। ठीक है, उसको आप जरा अपने दिमाग में इसको रखिएगा। ये नाम दे रहा हूँ मैं कोर्स ग्रेन सॉइल को। ठीक है, बी नाम दे रहा हूं मैं ग्रेडेशन को। कोई दिक्कत? वेरी गुड, नहीं है। एक्स नाम दे रहा हूं मैं फाइन, जैसे कोर्स ग्रेन सॉइल में देख लेता हूं मैं, यहां पर आपको दिक्कत ना हो, सैंड एंड ग्रेवल। केवल ग्रेडेशन में मैंने क्या नाम दिया, W या P को। और फाइन ग्रेन सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल है, इसको नाम दिया मैंने यही क्ले या सिल्ट। और वाई मैंने दिया कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी हमारी कितने तरीके की थी? 3 तरीके की, हाई, इंटरमीडिएट एंड लो। ये मैंने इतने आपने नाम दे दिए मैंने। ठीक है, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं एक लाइन बना रहा हूँ, बेटा लाइन मुझसे इस पर सीधी बनती नहीं है, तो थोड़ा सा प्लीज़ कोऑपरेट कर लीजिएगा। मैं ऐसे पूरे बना रहा हूँ, धीरे धीरे जोड़ूंगा। मुझे लगता है दोबारा बनानी पड़ेगी लाइन, बड़ी दिक्कत है। दोबारा से बनाते हैं, दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगी, लाइन भी बन जाएगी। आप बैठे रहिए, बन जाइएगा नहीं। अरे हो जाओ, क्या हो गया है? देखिए कैसे आ रही है। ठीक है, तो एक बार ऑन ऑफ करते हैं, दोबारा से कर लेते हैं, एक बार और ट्राई कर लेते हैं। धीरे धीरे बनाता हूँ मैं, थोड़ा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए लाइन बना रहा हूँ, वरना ऐसे ही नहीं बनाता। ठीक है, तुम क्यों खिंच गए, हटो। ठीक है, ये मैंने लाइन बना ली। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन नहीं आता, दुनिया भर का क्लासिफिकेशन आया, कुछ भी मत पढ़िएगा, केवल इंडियन स्टैंडर्ड पे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये हमारा जो लाइन बनाई है, ये मैंने बनाई है 7% फाइनर की, लाइन। और परसेंटेज फाइनर हम लोग डिनोट करते हैं, वो केवल 75 माइक्रोन सीप के लिए ही होता है। वो किसके लिए होता है? 75 माइक्रोन सीप के लिए। तो ये जो बीच वाली लाइन बनाई है, ये मैंने बनाई है 50% फाइनर के लिए। किसके लिए बनाई है? 50% फाइनर के लिए मैंने ये लाइन बनाई है। अगर यहाँ पर लिखते चलता हूँ मैं एक एक करके, यहाँ भी लिखता चलता हूँ। बेटा मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं बताऊंगा वैसे याद रख लोगे ना, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। पहला केस, इफ परसेंटेज फाइनर इज ग्रेटर देन 50%, मतलब 75 माइक्रोन से पास होने वाली साइज जो है वो 50% है। मतलब मेरी सॉइल कहां पर आएगी? यहाँ पर आएगी। कहाँ आएगी? यहाँ पर। ठीक है, अगर यहाँ पर आएगी तो मैं उसको कैसे डिनोट करूंगा? केवल x और y से। मतलब अगर मेरी परसेंटेज फाइनर ग्रेटर देन 50% हो गया तो उसमें मतलब मेरा कोर्स का फ्रैक्शन है ही नहीं, मैं केवल कैसा फ्रैक्शन है उसमें? फाइन ग्रेन सॉइल का। तो तुरंत अब ये x और y से डिनोट करने के लिए मुझे फाइन ग्रेन सॉइल पता करना, कंप्रेसिबिलिटी पता करना, तो मैं सीधे कहाँ चला जाऊंगा? अपने एटमर चार्ट पे सीधे यहाँ पर आ जाऊंगा। जैसे मैं यहाँ आ जाऊंगा तो इससे मैं फाइन ग्रेन सॉइल अपना इजीली क्लासीफाई कर सकता हूँ। ठीक है,
अगला आ जाओ। अगर मेरा परसेंटेज फाइनल 12% और 50% के बीच में आ रहा है, सेकंड केस, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट केस था। सेकंड केस, इफ इसको मैं डिनोट करूंगा एक्स वाई से, मैं ये यहाँ से फर्स्ट हटा देता हूँ, मतलब एक्स वाई वही लिख देते हैं, ठीक है। हाँ, तो अगर मेरा परसेंटेज फाइनल मेरा 50% से 50% से कम है, लेकिन 12% से ज़्यादा है, लेकिन 12% से ज़्यादा है, ठीक है। तो उस केस में क्या हुआ था, देखिए उस केस में अब यही समस्या हो गई, यही इसी वजह से मैंने आपको बताया था। उस केस में क्या होगा बेटा, हमारा फाइन का तो थोड़ा सा फ्रैक्शन है, ये तो है नहीं कि पूरा फाइन चला गया है, तो इसलिए उस केस में हमारे पास क्या होगा कि हम लोग इसको कोर्स और फाइन दोनों से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर जो डिनोट आएगा वो आएगा ए और एक्स से, यहाँ पर मतलब कैसा आएगा, ए और एक्स से, मतलब उसमें हम लोग कोर्स ग्रेन का देखेंगे, कोर्स ग्रेन का ए सिंपल एस और जी किससे पता करते हैं, 4.75 mm से पता चल जाएगा सैंड की लेवल है। और सी के लिए हम लोग CIM के लिए फाइन ग्रेन सॉइल एक्स इज द CIM, ये पता करने के लिए हम किस पे आएंगे, एटरबर्ग चार्ट पे, जो कि हम लोग ये बताएगा उस लाइन से वही कि आईपी की वैल्यू ज्यादा है या कम है, किससे, 0.73 WL-20 से, ठीक है। एक और है यहाँ पर 5% का, अगर सॉइल मेरी 5% से कम है, अब तीसरा सॉइल कह रहा हूं परसेंटेज फाइनल, इफ परसेंटेज फाइनल मेरा कम है किससे, 5% से, तो बेटा 5% से परसेंटेज फाइनल कम है ना, मतलब 75 माइक्रोन से केवल 5% किसी सॉइल पास हुई है, बाकी सारी क्या है उससे ऊपर है। तो यहाँ पर अब की बार केवल और केवल कोर्स ग्रेन का हम लोग कोर्स ग्रेन में हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे। कोर्स ग्रेन सॉल्व की तरह तो वो क्या था, ए मतलब ए पता करने के लिए मैंने बता दिया 4.75, और ग्रेडेशन पता करने के लिए CU एंड, इसको कोई नहीं बोलेगा, CU एंड CC पता करने के लिए, ठीक है, CU एंड CC। मैं फिर से आगे लिख देता हूँ यहाँ पर 4.75 mmC, ये CU CC, ये पता करने के लिए ए लाइन से पता करते हैं, और ये पता करने के लिए क्या है, लिक्विड लिमिट की रेंज, WL रेंज। अब सबको क्लियर हो गया। लेकिन अभी आपने मेरे से एक क्वेश्चन नहीं पूछा कि सर अगर मेरा 5 और 12 के बीच में अगर मेरी 16 है तब कैसे करेंगे, ठीक है, 5 और 12 के बीच में 16 है तो सब कैसे करेंगे, तब बेटा तब होगा बाउंड्री लाइन क्लासिफिकेशन। अगर मेरी 5 और 12 के बीच में अगर मेरा परसेंटेज फाइनल आता है तब मेरा होता है बाउंड्री लाइन क्लासिफिकेशन। तो बाउंड्री लाइन क्लासिफिकेशन में क्या होगा, AB और AX दोनों आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा AB एंड इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, AB एंड AX, ठीक है, ये होगा मेरा बाउंड्री लाइन क्लासिफिकेशन। बेटा यही सॉइल क्लासिफिकेशन था, कुछ भी नहीं था। मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको, ये लाइन को याद रखो, आपने कोर्स का पढ़ लिया एक ब्रॉड, फाइन का एक ब्रॉड पढ़ लिया, अब आपको बस ये लाइन याद रखनी है। कैसे याद रखनी है, देखिए ऐसे बैठिएगा चुपचाप, परसेंटेज फाइनल की लाइन बनाई, ठीक है। अगर मेरी सॉइल 50% से ज्यादा अगर फाइन है, 75 माइक्रोन से ज्यादा 50% से ज्यादा उसमें परसेंटेज फाइनल आ रहा है, तो मैं केवल फाइन ग्रेड निकालूंगा। फाइन ग्रेड निकालने के लिए सर ने बताया था मुझे कि ए लाइन पे देखना है, उससे C और M पता चल जाएगा, और लिक्विड लिमिट के रेंज को देखना है, उससे मेरी कंप्रेसिबिलिटी पता जाएगी। क्लियर, ठीक है। अब दूसरा पार्ट आएगा कि अगर 12 से 50 के बीच में आता है तो इसका मतलब मेरा कोर्स का भी फ्रैक्शन आ रहा है और फाइन का भी फ्रैक्शन आ रहा है, दोनों के फ्रैक्शन आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसको कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, ये कोर्स और फाइन दोनों का आइडेंटिफाई करूंगा। तो कोर्स के लिए क्या था, 4.75 से पता करना है, और फाइन के लिए मुझे किससे पता करना है, अगेन ए लाइन से पता करना है। अब मैं आगे 5 से कम पे, अगर मेरा परसेंटेज फाइनल 5 से कम आ रहा है तो उसका मतलब मेरे पे क्या है, कोर्स का फ्रैक्शन ही है, और फाइन का तो उसमें है ही नहीं। अगर फाइन का नहीं है तो कोर्स का ही है, तो मैं उसको कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, कोर्स की तरह, मतलब मुझे ये पता करना है कि 4.75 से कि सेंटर ग्रेवल है, उसके बाद उनके ग्रेडेशन भी पता करने हैं, किससे पता करने हैं, CU और CC से। लेकिन अगर एक चीज बीच में रह गई कि 5 और 12 के बीच में हो, तो उसमें क्या होगा, बाउंड्री लाइन क्लासिफिकेशन, उसमें हम लोग कोर्स का भी पता करेंगे, और फाइन और जो AX वाला जो पार्ट है जिसमें कोर्स फाइन दोनों होता है उसको हम ऐसे डिनोट कर लेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, ठीक है, मैं आपको एक वैल्यू देता हूँ, यहीं पे क्वेश्चन करते हैं, सारा डाउट उससे क्लियर हो जाएगा, और अगली बार जब नेक्स्ट मिलेंगे तो हम लोग पूरा जितना हमने सॉइल प्रॉपर्टीज पढ़ा था प्लस अभी का क्लासिफिकेशन, इसके गेट और ESC के हम लोग सारे क्वेश्चन लगा लेंगे। तो यहाँ पर एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, करिएगा बेटा। क्वेश्चन लिख रहे हूँ कि दिया हुआ है सॉइल, क्लासिफाई द सॉइल
एज पर इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन, क्लासिफाई एज पर इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो उसके लिए गिवन क्या क्या देखिए, गिवन दिया है, डेटा दिया है, डेटा आपको दिया है, लिक्विड लिमिट दी है, लिक्विड लिमिट WL से रिप्रेजेंट करते हैं 40%। तुरंत दिमाग में आना चाहिए अगर लिक्विड लिमिट दिया है तो 40%, मतलब मेरा किसके बीच में आ रहा है, 35 से 50 के बीच में आ रही है। ठीक है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू दी हुई है, आईपी की वैल्यू दी हुई है, आईपी की वैल्यू दी हुई है, आईपी की वैल्यू दी हुई है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स 10% दिया हुआ है, और लिखा है परसेंटेज पासिंग 4.75 mm। अलग से लिख लेते हैं, परसेंटेज पासिंग 4.75 mm। ठीक है, इस सीप से पास होने वाली कितनी है, 60% पास हो गई। देख रहे हैं कितनी हो गई, 60% पास हो गई है। तो सबसे पहले तो हमें यही क्लियर हो जा रहा है कि भाई 4.75 से 50% पास हो जा रहा है, तो कौन सी सॉइल हो जाएगी भाई, सिंपल सी बात है, सैंड हो जाएगी। अब एक और दिया हुआ है परसेंटेज पासिंग 75 माइक्रोन सीप, इससे पास होने के लिए 45%, 75% 75 माइक्रोन से पास हो गई है। ठीक है, 45% किससे हो गई है, 75 माइक्रोन से भी पास हो गई है। तो इसका मतलब आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो परसेंटेज फाइनर है, परसेंटेज फाइनर वो कितना है हमारा, 45%। 45% मतलब किसके बीच में आ रहा है, फिर से देख लीजिए, फिर किसके बीच में आ रहा है, 12% से 50% के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब मेरे को सॉइल को किस तरीके से करना है, ध्यान करिए, 50 मतलब कोर्स और फाइन दोनों करना है, मतलब कोर्स एंड फाइन, कोर्स एंड फाइन, जिसमें मैंने क्या क्या लिखवाया था, किसके फॉर्म में लिखवाया था, ए और एक्स के फॉर्म में लिखवाया था। ए क्या था, कोर्स ग्रेन सॉइल, बी क्या था, फिर से बता दे रहा हूँ, ग्रेडेशन, एक्स क्या था, फाइन ग्रेन सॉइल, और वाई क्या था मेरा, कंप्रेसिबिलिटी। तो मैंने कोर्स और फाइन के फॉर्म में लिखवाया था। फटाफट से कोर्स और फाइन पता कर लेते हैं। तो ए पता करने के लिए हमें क्या करना है, ए क्या है, तो ए के लिए देखिए, ए के लिए कोर्स, तो कोर्स से पास होने वाली 4.75 से पास होने वाली कितनी है, 60% सॉइल है। 60% सॉइल अगर मेरी 4.75 से पास होने वाली है, 4.75 mm से कितनी परसेंट पास हुई है, 60% पास। इसका मतलब सॉइल कैसी हो गई, ये सॉइल क्या है, सैंड है, सैंड है, सैंड है, सैंड है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, एस से लिख दूंगा। ठीक है, ए पता चल चुका है। अब मुझे एक्स पता करना है। एक्स पता करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए लाइन का सहारा लेना पड़ेगा, ए लाइन का सहारा लेना पड़ेगा। ए लाइन के लिए मैंने बताया था आपको कि मेरे को आईपी तो गिवन है कितना, 10%। ठीक है, तो 10%, तो ए लाइन के लिए मुझे क्या करना है, 0.73 WL - 20, मुझे ये पता करना है। ठीक है, ये कितना आएगा, तो मैं यहीं पे पता कर लेता हूँ, 0.73, WL की वैल्यू 40 -20। तो ये वैल्यू मेरी ए लाइन की जो वैल्यू निकल के आई है, ए लाइन की वैल्यू जरा मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, 1 मिनट, दिया नहीं है। तो 0.73 मल्टीप्लाई बाय 20, ए लाइन की वैल्यू मेरी निकल के आई 14.6%। ठीक है, 14.6%। इसका मतलब मेरी आईपी की वैल्यू क्या हो गई, लेस देन, कितना दिया था आईपी, ये आईपी कितना दिया था, ये आईपी की वैल्यू मेरे को दी हुई है 10% दी हुई है, 10%। अगर आईपी मुझे 10% दिया है, तो आईपी की वैल्यू अगर मेरी आईपी की वैल्यू लेस देन 10%, आईपी की वैल्यू मेरी 10% है, और जो 0.73 WL - 20 है वो 14.6 है। इसका मतलब आईपी इज लेस देन 0.73 WL - 20। तो इसका मतलब मेरा जो पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहा होगा, बिलो ए लाइन आ रहा होगा। अगर मेरा बिलो ए लाइन आ रहा है तो सॉइल कैसी हो गई, तो एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी, हो गई मेरी सिल्ट को कैसे डिनोट करते हैं, एम से। तो इसका मतलब हमारी क्लासिफिकेशन, सॉइल क्लासिफिकेशन क्या हो गया, सॉइल क्लासिफिकेशन हो गया मेरा, लिख लेता हूं, सॉइल को मैंने कैसे क्लासीफाई किया है, एस एम से। ये मेरा आंसर हो गया, ऐसे क्लासीफाई करते हैं। बताओ क्या दिक्कत थी, लोगों को समझ में नहीं आता था सॉइल क्लासिफिकेशन, बहुत आसान होता है सॉइल क्लासिफिकेशन। ठीक है, जितना मैंने पढ़ाया है इसको फिर से गो थ्रू करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, यही होता है। तो आज के लिए इतना ही।
हम यहीं पे इसको एंड करते हैं टॉपिक को। बहुत मैंने सारा कुछ कवर कर लिया था इसमें, बाकी अब हम लोग डिटेल में जब गेट और ईएससी की क्वेश्चंस लगाएंगे तो हम लोग और इस टॉपिक पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू गाइज आज के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। पेज को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इसके जितने भी वीडियोस होंगे आपको पता चलते जाएंगे क्या क्या अपलोड हो रहे हैं। प्लस बेल आइकन दबाइए, बेल आइकन से आपको मेरा जो भी लेक्चर अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन जाएगा। मोर इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है, मोर इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको और आपको जियोटैग या अपने इंजीनियरिंग सर्विस और गेट के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, लिटरली सीरियस हैं, तो प्लीज़ आप अनअकैडमी ज्वाइन करिए, ठीक है। आप अपना ये लॉकडाउन का टाइम बिल्कुल मत वेस्ट करिए, अनअकैडमी तुरंत ज्वाइन करिए। और जितने भी मैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स अपना लॉन्च कर रहा हूँ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का, वहाँ पर जिसमें मैं पूरा जियो टेक पढ़ाऊंगा, इसके अलावा कई सारे अदर फैकल्टीज हैं जिनके कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स चल रहे हैं, ठीक है। आप वहाँ से अपना पूरा गेट और ईएससी का सिलेबस कवर कर सकते हैं। और अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे क्या SMYT, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। सो प्लीज़ अपना टाइम बिल्कुल मत वेस्ट करिए, लोग सीरियस हैं और जल्दी अनअकैडमी आप अपना अनअकैडमी पे एनरोल करा सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज, बाय बाय। थैंक यू गाइज।